हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग नागपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 27 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 55 तक सॉल्व कर लिए थे, तो चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ द एक्सेल। एक्सेल का एकीकृत भाग क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा जर्नल हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स ट्रेन। सीआर का कैपेसिटी पूछ रहा है, कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी आइदर कोचिंग ट्रेन हो गुड्स ट्रेन हो 6 लीटर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है लास्ट व्हीकल, जो कि आप लोग का SLR LSLRD या आप लोग का LW RRM, जो भी आप लोग का ये जो भी प्रकार का आप लोग का ये स्टॉक है, उसी अनुसार आप लोग का देखिए यहीं पर कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए बोला है। तो ब्रेक वैन से गार्ड साहब 1 kg ड्रॉप करके ही चेक करते हैं। इसके साथ साथ ड्राइवर साहब भी, जो लोको पायलट रहेंगे, वो भी 1 kg BP प्रेशर ड्रॉप करके ही कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। नॉर्मली द HRE इज यूज टू। तो यहीं पर देखिए HRE क्या है, HRE का पूर्ण रूप जान लीजिए। HRE होता है, इसका फुल फॉर्म हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट। ये होता है आप लोग का HRE का हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट होता है। तो यहीं पर आप लोग का HRE का काम क्या होता है, जैसे कि कोई आप लोग का वागन कोच या जो भी चक्का ड्रिल हो जाता है एक कंडीशन में, उसको फिर से री रेल किया जाता है। तो इसका फंक्शन या पर्पज HRE जो डिवाइस है, इसका आप लोग का जो काम होता है हाइड्रोलिक री रेलिंग आप लोग का इक्विपमेंट का, ये होता है री रेलिंग होता है, री रेल करना। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ NDRF। तो NDRF का देखिए पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, जो कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो NDRF आप लोग का जो स्थापना हुआ था, तो ये आप लोग का 19 जनवरी 2006 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो इसका आप लोग का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, ये भी याद रखिए। और ये आप लोग का जो काम करता है, किसका अंडर में काम करता है, ये आप लोग का होम मिनिस्ट्री के अधीन में काम करता है। जो कि आप लोग का NDRF, ये जो आप लोग का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होता है, ये आप लोग का 19 जनवरी 2006 को ये फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और ये होम मिनिस्ट्री के अधीन में ही काम करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ HLC। तो HLC का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल कमिटी होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ NDMA। तो यहीं पर देखिए NDMA का हेडक्वार्टर पूछा है, तो पहले NDMA जान लेते हैं। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। ये होता है आप लोग का NDMA का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि आप लोग का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है NDMA। तो ये भी जान लीजिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो NDMA का आप लोग का जो फॉर्मेशन हुआ था NDMA का, ये 23 दिसंबर 2005 को ये स्थापना हुआ था, जिसका कि हेडक्वार्टर ये भी न्यू दिल्ली में है। तो यहीं पर हेडक्वार्टर पूछा है, हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली NDMA का।
वुड पेपर एंड प्लास्टिक आर क्लासिफाइड अंडर डेस क्लास फायर। तो जो भी आग लकड़ी से, पेपर से, प्लास्टिक से, रबर से, इस सब मटेरियल से आग लगता है तो इसी प्रकार का आग का क्लासिफिकेशन को क्लास ए फायर के नाम पर जाना जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का सी के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से ये आप लोग का क्लास बी फायर देख लीजिए, क्लास बी फायर। तो ये क्लास बी फायर क्या होता है, कौन सा मटेरियल से या कौन सा लिक्विड से आग लगने से इसको क्लास बी फायर पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहीं पर जो क्लास बी आप लोग का जो क्लासिफिकेशन है, क्लास बी फायर है, ये आप लोग का इनफ्लेमेबल लिक्विड के चलते जो आग लगता है इसी को ही क्लास बी फायर बोला जाता है। जो कि आप लोग का यहीं पर जो इनफ्लेमेबल लिक्विड रहता है, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जो कि आप लोग का ज्वलनशील तरल होता है, ये आप लोग का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, ऑयल, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, इसके माध्यम से जो आग लगता है इसको हम लोग क्लास बी में रखते हैं। इसी अनुसार क्लास सी का देख लीजिए। क्लास सी जो होता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते जो भी आग लगता है उसको क्लास सी फायर में रखा गया है। और क्लास डी जो फायर है, ये जो क्लास डी फायर है, ये कम्बस्टिबल मेटल से, दहनशील धातु से जो आग लगता है इसी को ही कैटेगराइज किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है क्लास डी फायर। ये हो जाएगा आप लोग का कम्बस्टिबल मेटल। इसका भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, ये सब से जो आग लगता है इसी को क्लास डी फायर के अंतर्गत रखा गया है। इफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टिव इट विल अफेक्ट। अगर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्ट हो गया है, खराब हो गया है, दोषपूर्ण डिफेक्टिव हो गया है, तो ये कंडीशन में क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन, इसमें आप लोग का इफेक्ट डालेगा। ये इफेक्ट क्या करेगा, जो आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन का जो क्वालिटी है इसको आप लोग का क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। द क्वालिटी ऑफ राइडिंग इंडेक्स, राइडिंग इंडेक्स को भी ये आप लोग का इसके प्रति भी आप लोग का जो राइडिंग इंडेक्स है ये भी आप लोग का सही नहीं रहेगा, इसको भी इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ द स्प्रिंग में ब्रेकेज, इसके चलते आप लोग का स्प्रिंग भी टूट सकता है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अगर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टिव है तो आप लोग का जो सस्पेंशन का क्वालिटी इसको भी अफेक्ट करेगा, राइडिंग इंडेक्स को भी अफेक्ट करेगा, इसके साथ साथ स्प्रिंग भी टूट सकता है। ऑल ऑफ दी एबव। डेस टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सेल। तो एक्सेल में कोई भी आंतरिक दोष हो, दरार हो, क्रैक हो, इसको आप लोग का डिटेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है यूएसटी टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है। लेंथ ओवर बॉडी ऑफ द आईसीएफ बीजी कोचेस, तो हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक, एंड बॉडी से एंड बॉडी, इसका डायमेंशन या लेंथ कितना होता है आईसीएफ बीजी कोचेस में, ये होता है 21,337 mm। ये आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी है। इसी हिसाब से लेंथ ओवर अगर कपलर, जो कि आप लोग का यहीं पर लेंथ ओवर कपलर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,297 mm। ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। और विड्थ, इसका विड्थ ओवर बॉडी ये कितना होता है, ये भी आप लोग को जान के रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आप लोग का 3245 mm, 3245 mm होता है। राइडिंग रिजिड व्हील बेस ऑफ आईसीएफ बीजी ट्रॉली, यहीं पर देखिए रिजिड व्हील बेस पूछा है आईसीएफ बीजी ट्रॉली के लिए, जो कि 2896 mm होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ व्हील बेस देख सकते हैं एलएचबी कोच के लिए 2560 mm, वंदे भारत के लिए 2700 mm,
और वागन या गुड्स का केस में, वागन का केस में, गुड्स का केस में ये हो जाएगा 2000 ±5 mm। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व, तो पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या है? पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच पार्ट इज नॉट यूज इन आईसीएफ ट्रॉली, आईसीएफ ट्रॉली में कौन सा पार्ट से यूज नहीं होता है? ये देखिए, डैशबोर्ड यूज होगा, साइड वियरर भी यूज होगा, शॉक ऑब्जर्वर यूज होगा, ड्रैग लिंक जो ऑप्शन डी में है ये आप लोग का यूज नहीं होता है आईसीएफ ट्रॉली में, ऑप्शन डी के साथ चलिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है जो कि वेस्टिबुल पर आप लोग का डब्लू हो जाता है, डब्लू वेस्टिबुल सेकेंड क्लास, ये देखिए एस पर सेकेंड क्लास हो जाएगा, और जो आप लोग का जी है ये हो जाएगा सेल्फ जनरेशन। इसके साथ साथ आप लोग का सीएन जो है 3 टायर के लिए आप लोग का पूछा है, ये हो जाएगा सेकेंड क्लास 3 टायर के लिए, ये सीएन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का ये सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होगा WGSCN हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैटरनिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हर एंटायर करियर इन केस ऑफ मिसकैरेज इज डेस्ड। यहीं पर देखिए आप लोग का फीमेल रेलवे एम्प्लॉय के लिए पूछा है, तो यहीं पर मिसकैरेज के लिए आप लोग का कितना दिन का ये लीव ग्रांट होता है, सेंक्शन होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 45 डेज, ऑप्शन बी के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस, तो एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि पहले इसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम, अभी इसका नाम चेंज करके नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है, तो 72 का देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो जो आप लोग का एनपीएस ये लागू हुआ था, इफेक्ट हुआ था 1 जनवरी 2004 से, तो इससे पहले जो भी कर्मचारी रेलवे में आए हैं उनका ओल्ड पेंशन सिस्टम रहता है, तो ये आप लोग का 2004 के बाद, जनवरी 2004 के बाद, 1 जनवरी 2004 के बाद ये होता है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम, इसका नाम हो गया है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। द फुल फॉर्म ऑफ D&A रूल इज डेज, द फुल फॉर्म ऑफ D&A रूल इज डेज, तो यहीं पर देखिए D&A का पूर्ण रूप पूछा है जो कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल होता है, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि जानते हैं डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, ये भी जान लीजिए। तो अनुशासन और अपील नियम होता है इसका फुल फॉर्म D&A रूल का, डिसिप्लिन एंड अपील रूल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पैटर्निटी लीव दैट कैन बी सैंक्शन फॉर ए 1 लिविंग चाइल्ड इज, तो यहीं पर देखिए आप लोग का पैटर्निटी लीव जो कि पुरुष कर्मचारी के लिए जो पितृत्व अवकाश मिलता है, ये आप लोग का कितना दिन का मिलता है? ये मिलता है आप लोग का 15 डेज का मिलता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट एज जो भी आप लोग का एम्प्लॉय है 60 ईयर्स हो जाएगा, एज हो जाएगा 60 ईयर्स, उसी टाइम उन लोग को सेवा निवृत्ति किया जाता है, रिटायरमेंट किया जाता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। LAP इज डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ डेज डे इन ए मंथ, तो यहीं पर देखिए LAP लीव ऑन एवरेज पे, तो LAP डिपॉजिट होता है कितना रेट से, ये आप लोग का पर मंथ पूछा है, तो यहीं पर 2.5 या 2.5 डेज ये पर डे आप लोग का मिलता है। इसी हिसाब से एक साल में ये 30 डेज LAP
सेंक्शन होता है 30 LAP आप लोग को दिया जाता है। तो इसमें आप लोग का जैसे कि 1 जनवरी को 15 दिन का क्रेडिट हो जाता है और 1 जुलाई को फिर 15 दिन का क्रेडिट किया जाता है एम्प्लॉय का अकाउंट में। ये आप लोग का LAP है, लीव ऑन एवरेज पे। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा डी के साथ। चलिए 2.5 डेज पर मंथ। हाउ मेनी क्लासेस आर द सिटीज डिवाइडेड फॉर ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए आप लोग का जो शहर है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है सिटीज को। तो ये क्लासिफिकेशन जो हुआ है ये X, Y और Z के रूप में होता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट केस में X कैटेगरी एम्प्लॉय के लिए, X कैटेगरी जो आप लोग का सिटीज के लिए 30%, Y कैटेगरी सिटीज के लिए ये हो जाएगा 20% और Z आप लोग का कैटेगरी सिटी के लिए ये हो जाएगा 10%। ये है आप लोग का हाउस रेंट। हाउ मैनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इशू टू रेलवे एम्प्लॉई पर ईयर। रेलवे कर्मचारी को प्रति वर्ष स्कूल पास कितने सेट जारी किया जाता है। तो जो भी रेलवे एम्प्लॉइज का यहीं पर आप लोग का चिल्ड्रन पढ़ते हैं तो उन लोग को दिया जाता है स्कूल पास दिया जाता है, जो कि पर ईयर 3 सेट्स दिया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। वैलिडिटी फॉर ए प्रिविलेज पास। तो प्रिविलेज पास का आप लोग का हाफ सेट पास हो, PTO हो, सभी का ही मैक्सिमम वैलिडिटी होता है 5 मंथ्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के ही चलिए। यहीं पर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी। फुल फॉर्म ऑफ PTO इज। PTO का फुल फॉर्म प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। जैसे ही आप लोग रेलवे में ज्वाइन करते हैं प्रत्येक आप लोग का साल में 4 सेट PTO दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSP। RSP का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम होता है। ये भी रिपीटेडली आप लोग का आ ही रहा है ये क्वेश्चन। तो RSP का फुल फॉर्म रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि ये प्लान हेड 21 के साथ रिलेटेड है। ISO सर्टिफिकेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा ISO सर्टिफाई किया जाता है, सर्टिफिकेशन किया जाता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001 2015। यही आप लोग का ISO है, क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ ये रिलेटेड है। तो 82 का ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से ISO जो 14001 14001 2015 ये क्या चीज़ के लिए होता है, ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यही ISO 14001 दिया जाता है। उसी हिसाब से ISO 45001 2018 ये किसके लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आप लोग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता है आप लोग का OHSAS। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी जरूर ध्यान में रखें। उसी हिसाब से आप लोग का ऑप्शन डी में देखिए ISO 50001 2018 है। तो ये ISO सर्टिफिकेशन क्या चीज़ के लिए होता है, तो ये होता है आप लोग का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 50001 2018।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एट 90%, रिलायबिलिटी इज, तो यहीं पर देखिए 90% विश्वसनीयता पर त्रुटि की संभावना कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 10%। ऑप्शन सी के साथ चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एट 90%, रिलायबिलिटी इज 10%। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेस शुड बी, तो कपलिंग ऑपरेशन जब होता है तो दोनों आप लोग का लोकोमोटिव, कोच, ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए, सेम गैदरिंग रेंज में रहना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी ही यहीं पर करेक्ट मैच होगा। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेस शुड बी ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। When the firms are selected and tender inquiry is sent to them, it is a case of, जब फर्मों का चयन किया जाता है और उन्हें निविदा पूछताछ भेजी जाती है तो यह किस प्रकार का टेंडर होता है, तो ये होता है आप लोग का लिमिटेड टेंडर। इसमें लिमिटेड फार्म को ही, लिमिटेड कंपनी को ही इसमें आप लोग का शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। भाइड MSOP 2018 इंटेंडर बीइंग गिवन पावर ऑफ डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट ऑफ आइटम विदाउट स्टोर रिक्विजिशन ऑफ वैल्यू इन RS, तो आप लोग का जो मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर MSOP 2018 के अनुसार यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है, मांगकर्ता को वस्तु की पृथक खरीद की राशि दी जा सकती है बिना स्टोर की मांग, तो ये आप लोग का कितना रुपये तक दिया जाता है, तो आप लोग का जो विदाउट स्टोर रिक्विजिशन के साथ आप लोग जो डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट करेंगे इंटेंडर, तो इसके लिए जो पावर दिया गया है ये आप लोग का लेस देन 15,000। ऑप्शन डी के साथ चलिए। चेक डिजिट इन PL नंबर इज प्लेस्ड एट, तो चेक डिजिट पूछ रहा है PL नंबर के लिए, प्राइस लिस्ट नंबर के लिए, जो कि आप लोग का चेक डिजिट 8 नंबर प्लेस वाला डिजिट जो होता है वो चेक डिजिट को दर्शाता है। तो यहीं पर देख लीजिए फर्स्ट और सेकेंड ये मेन ग्रुप को दर्शाएगा, थर्ड और फोर्थ जो डिजिट है ये सब ग्रुप, 5, 6 और जो 7 हो जाएंगे आइटम का सीरियल नंबर, आइटम का सीरियल नंबर, और जो 8वां वाला डिजिट होगा ये चेक डिजिट होता है, चेक संख्या होता है। PHOD ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे इज, तो क्षेत्रीय रेलवे में स्टोर विभाग का PhD कौन है, PHOD ऑफिसर कौन है, तो यहीं पर PHOD ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे ये हो जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट के लिए PCMM हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, इसका फुल फॉर्म होता है PCMM, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, ये जोनल रेलवे में आप लोग का स्टोर डिपार्टमेंट का PHOD होते हैं। GEM स्टैंड्स पर, यहीं पर देखिए GEM का फुल फॉर्म पूछा है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हु इज द हेड ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन ए जोन, जोन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जो हेड होंगे ये हो जाएंगे PCME हो जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द हेड ऑफ द मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन ए डिवीजन, तो डिवीजन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हेड होंगे सीनियर DME साहब, सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which of the following is the brain of the computer, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन होता है, ये CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following devices is not used to enter data into a computer, तो यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा डिवाइस में आप लोग कंप्यूटर में कोई भी डाटा को इनपुट नहीं कर पाएंगे, नॉट यूज टू एंटर द डाटा इनटू ए कंप्यूटर, तो
ये हो जाएगा आप लोग का मॉनिटर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जो माउस होता है ये भी इनपुट डिवाइस, इसमें आप लोग डाटा इनपुट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कीबोर्ड, इसके माध्यम से भी आप लोग डाटा एंटर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर में भी स्कैन करके इसको आप लोग डाटा कंप्यूटर को दे सकते हैं। लेकिन मॉनिटर जो है ये है आप लोग का आउटपुट डिवाइस, और बाकी जो तीनों है इनपुट डिवाइस है, ये भी जरूर ध्यान में रखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस। तो यहीं पर जो दिया गया 4 ऑप्शन में कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। यहीं पर देखिए आईपॉड, ये पोर्टेबल डिवाइस है। लैपटॉप भी पोर्टेबल डिवाइस है। थंब डिवाइस ये भी आप लोग का पोर्टेबल डिवाइस है। लेकिन डेस्कटॉप जो होता है ये आप लोग का ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, छोटा डिवाइस नहीं है। इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो आरएम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से रोम होता है, ये होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर से भी जो क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर नॉलेज भी रहना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOIS, FOIS इन इंडियन रेलवे। तो FOIS का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि गुड्स फ्राइट स्टॉक के लिए FOIS होता है और कोचिंग स्टॉक के लिए COIS होता है। तो इसका पूर्ण रूप देख लेते हैं। फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका पूर्ण रूप होगा FOIS, FOIS का। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से अगर COIS आप लोग का क्वेश्चन में आया होता, सिंपल फ्राइट के जगह में कोचिंग लगा दीजिए। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम COIS का पूर्ण रूप होता है। इन नागपुर डिवीजन ऑफ SCCR वेयर ए क्लास ART स्टेशनड। तो यहीं पर देखिए नागपुर डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ए क्लास ART कौन सा स्टेशन में है? तो ये आप लोग का ए क्लास ART जो रखा हुआ है ये गोंदिया स्टेशन में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच रेलवे स्टेशन इज नॉट ए CNW पॉइंट। यहीं पर देखिए आप लोग का ये SCCR का लोकल क्वेश्चन है। इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का जो कौन सा स्टेशन नहीं है, CNW पॉइंट नहीं है। यहीं पर पूछ रहा है कौन सा स्टेशन CNW पॉइंट नहीं है। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या होगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये जो आप लोग का बालाघाट है ये आप लोग का CNW पॉइंट नहीं है। हाउ इज कोल इज अनलोडेड एट MSPC साइडिंग। तो कोल को अनलोडिंग करने के लिए यहीं पर जो MSPC साइडिंग में SCCR में जो MSPC साइडिंग है ये टिपलर के द्वारा कोयला को अनलोड किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये पारित हुआ था 10 मई 1963 को। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा यहीं पर इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो यहीं पर देखिए, ऑप्शन में देखिए, यहीं पर देखिए जो आप लोग का तेलंगाना व बिहार है, तेलंगाना एंड बिहार स्टेट में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो यहीं पर देखिए संविधान का जो भाग 5वां भाग है, भाग आप लोग का 5 नंबर भाग, इसमें राजभाषा नीति संबंधित जो उपबंध है ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, अनुच्छेद में दिया हुआ है? ये आप लोग का आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यहीं पर राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बीजी खैर साहब है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो यहीं पर देखिए जो ट्रांसलेशन करता है आप लोग का संविधान के अनुसार जो नियम, विनियम और आदेश को अनुवाद करने के लिए ये लॉ मिनिस्ट्री, विधि मंत्रालय है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, यही ट्रांसलेट करता है जितना भी आप लोग का नियम है, विनियम है और आदेशों हैं। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो यहीं पर देखिए 1973 में जो आप लोग का रेलवे हिंदी सलाहकार समिति गठन किया गया था, इसमें चेयरमैन जो थे, अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये हो जाएगा आप लोग का श्री ललित नारायण मिश्र जी इसका चेयरमैन थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो यहाँ पर देखिए जो 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया, 22 भाषा को। तो इसमें आप लोग का एक आप लोग का भाषा है जो किसी राज्य का भी आप लोग का राजभाषा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का उर्दू हो जाएगा। जैसे कि उर्दू आप लोग का यूपी, बिहार, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, यही सब स्टेट का आप लोग का उर्दू एक राज्य की भाषा भी है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहीं पर अनुच्छेद क्या होगा? किस अनुच्छेद जिसमें आप लोग का हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 343 का 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 343 का 1 होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 22 लैंग्वेज में से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है, भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल संविधान का जो 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए उर्दू ये तो है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, लेकिन भोजपुरी ये भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर नागपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। जैसे कि बार बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक्स कीजिए। तो फिर एक दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।